हेलो दोस्तों, स्वागत आपके अपने चैनल कैम स्टूडियोज में। और मैं पीयूष महेश्वरी आज अपने चैप्टर नंबर 4 एडवांस केमिकल बॉन्डिंग के सॉल्यूशन लेके आया हूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है हाइपोफोस्फोरिक एसिड और O6 बेटा। अब इसमें सिंपल अपन ओड नंबर ऑक्सीजन का मेथड यूज करेंगे। पी लिंकेज आ जाएगा यहाँ पे, और हर फोस्फोरस पे डबल बॉन्ड ओ एच लगाना है। ठीक है, और फिर 2 हाइड्रोजन बची है, 2 ऑक्सीजन बची है, 2 ओ एच और लगा देंगे। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक्चुअली ऑक्सी एसिड बोरोन वाला नहीं है, तो उसके अलावा जितनी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है वो सब आयनाइजेबल होती है बच्चों। इस वजह से आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन नॉट फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। बच्चों, एसिडिक सॉल्ट वो होता है जिस सॉल्ट के अंदर कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन हो। इसको समझें, एसिडिक सॉल्ट जैसे NaHCO3, सॉल्ट बनाने के लिए एक H+ तो देना ही पड़ेगा, और एक H+ सॉल्ट बनने के बाद बचना चाहिए, तभी तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा। इसका मतलब उसमें कम से कम उस एसिड में 2 H+ होने चाहिए। समझ गए? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2S2O7, जिसके दोनों हाइड्रोजन आयनाइजेबल है। H4P2O6 अपन ने देखा बेटा, चारों के चारों हाइड्रोजन आयनाइजेबल है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, जिसके दोनों के दोनों हाइड्रोजन आयनाइजेबल है। पर अगर मैं बोलूं बच्चों हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो फॉर्मूला है इसका H3PO2, और H3PO2 में स्ट्रक्चर जब अपन बनाते हैं बच्चों, तो आयनाइजेबल हाइड्रोजन एक ही आती है। इसलिए आंसर आपका बी, क्योंकि यह है ना एसिडिक सॉल्ट नहीं बना पाएगा। नंबर ऑफ आइडेंटिकल PO बॉन्ड्स इन P2O6 4 नेगेटिव, तो वही PP बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड हो O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो, रेजोनेंस होगा यहाँ पे भी, रेजोनेंस होगा यहाँ पे भी, तो यहाँ जो एनवायरनमेंट आएगा वही एनवायरनमेंट यहाँ आएगा। तो 1 2 3 बॉन्ड एक जैसे, और सेम इस तरीके से 1 2 3, तो टोटल 6 बॉन्ड एक जैसे हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिकल हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा है बच्चों, है ना, नोट हैविंग XX लिंकेज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6, जिसके अंदर अभी अपन ने देखा बच्चों PP लिंकेज होगा। थायोसल्फ्यूरस, थायो वर्ड अपना आ गया तो है ना, थायोसल्फ्यूरस एसिड है। ठीक है, तो SS लिंकेज आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? थायोसल्फ्यूरिक एसिड, तो भी SS लिंकेज आ जाएगा, क्योंकि थायोसल्फ्यूरस का फॉर्मूला H2S2O3 है। अब इसमें से अपन ने क्या किया, S डबल बॉन्ड S OH लगाया, है ना, थायोसल्फ्यूरस। तो सल्फ्यूरस के आगे थायो है ना, तो ऑक्सीजन हटाने का H2SO3 में से, ठीक है, और सल्फर लगाने का, तो बन जाएगा आपका H2S2O2। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका थायोसल्फ्यूरस, SS लिंकेज आ गया। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है बच्चों, इसमें से ऑक्सीजन हटाने का, सल्फर लगाने का, H2S2O3 आ जाएगा। तो S डबल बॉन्ड OH, ये थायोसल्फ्यूरिक हो जाएगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऑफ N2O3, तो सिमेट्रिकल मतलब NON लिंकेज वाला। ठीक है ना बेटा, ये सिमेट्रिकल है, सब तरफ से है ना, तो इस तरीके से ये वाला NON लिंकेज होगा, और आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। P4O6 P4O10 में POP लिंकेज की बात कर रहे हैं। देखो, P4O6 P4O7 P4O8 P4O9 P4O10 सबके अंदर सेम नंबर ऑफ POP लिंकेज होते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है ना बच्चों, वो बाहर की तरफ लगती है बेटा। तो ये P4O6 हो गया, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, दोनों में सेम नंबर 1 2 3 4 5 और 6, तो आंसर 6 आगरा हो जाएगा। ठीक, बोरेक्स के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। बोरेक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो बोरेक्स का स्ट्रक्चर होता है, देखो,
2Na+ B4O5OH होल 4.8H2O, ये आपके बोरेक्स का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस फॉर्मूला हो गया, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो बच्चों, पहले इसकी साइक्लिक फॉर्म बनाओ। तो BOB और सब पे एक एक OH लगा दो, लगा देते हैं भाई, ये लो, ये लगा दिया, और ये ऑक्सीजन एक बीच में और आ गया। इस तरीके से आपका बोरेक्स का एनायन बन गया। अब बोरेक्स के एनायन में देखो, ये sp2, ये sp3, ये sp2 और ये sp3, सिग्मा बॉन्ड से काउंट कर लेंगे, 2sp2 एंड 2sp3 हाइब्रिडाइज बोरोन एटम होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट XOX लिंकेज पे चलते हैं। तो अपन ने क्या देखा था, एक तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में तो XOX लिंकेज होगा ही होगा, ठीक है, पर इसमें लोएस्ट नंबर में पूछा है। तो एक एक का स्ट्रक्चर देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा POP लिंकेज, 3 आ जाएंगे बेटा, 3 है ना, 3, 1 2, अच्छा ज्यादा बना दिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भावनाओं में बह गए। चलिए POP, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड हो O-। कभी भी ऐसे दिक्कत आए ना बच्चों तो H+ जोड़ लो, एनायन का स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आ रही है, H+ जोड़ लो। ये POP लिंकेज आएंगे बेटा, पर इसके अंदर 2 ही POP लिंकेज आ पाएंगे, ठीक है ना, 2 ही POP लिंकेज आ पाएंगे। कभी भी दिक्कत आए H+ जोड़ लो, सबसे बढ़िया तरीका है, गलती नहीं होगी। 2 POP लिंकेज है, ठीक है, 3 POP लिंकेज है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, SOS के 3 XOX लिंकेज आ जाएंगे, डबल बॉन्ड हो। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करोगे फटाफट फटाफट आंसर आता जाएगा, ठीक है ना। इसके भी 3 हो जाएंगे, इसके भी 3 होंगे, ज्यादा दिक्कत है H+ जोड़ लो, सबसे बढ़िया BOB OB O-। इस तरीके से आंसर आपका B बॉम्बे हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, B बॉम्बे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना। ओहो, ऊपर XOX लिंकेज हैविंग सेम नंबर ऑफ XOX। देखो अभी इसमें निकाले अपन ने 3 थे, इसमें निकाले 3 थे, यहाँ पे ओड नंबर ऑक्सीजन है, पर सल्फर वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से सॉल्व करना है। डबल बॉन्ड हो O-, डबल बॉन्ड हो O, ठीक है ना। और यहाँ पे S टेट्राथाइनेट आयन है, तो 0 0 है ना, सेम नंबर ऑफ XOX लिंकेज हैविंग सेम नंबर ऑफ, तो आंसर सेकंड और फोर्थ वाला आगरा आंसर आ जाएगा। दोनों में 3 XOX लिंकेज है, यहाँ पे 0 0 है, पर हैविंग बोला है ना, तो उस हिसाब से आंसर आपका A आगरा आ जाएगा। लैंग्वेज में आपको लग सकता है कंफ्यूजन हो जाए, सर 0 0 वाला भी तो है, तो 0 0 वाला है, तो ये भी तो सेम नंबर के हो गए, हैविंग है, होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट उसके बाद में, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल PP बॉन्ड, तो PP बॉन्ड के लिए तो 2 P होने चाहिए ना कम से कम, है ना बेटा, है ना, तो ये तो होगा नहीं, P4O6 नहीं होगा, ऑक्साइड के अंदर सारों में POP लिंकेज होते हैं बेटा, तरीके से, ये भी नहीं होगा। ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, 13 2 26 और ये +5 आ रही है, तो इसमें तो POP लिंकेज होगा। वैसे आंसर देखते ही लग रहा है P4 है, क्योंकि सारे P ही तो है, तो P4 ही तो होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परऑक्सी लिंकेज व्हेनेवर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है, इसलिए आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रेशियो बताना है बेटा सिग्मा और पाई का H2S5O6, पेंटाथायोनेट आयन है बेटा, ये डबल बॉन्ड हो OH। इसमें पता है गलती क्या होती है, जैसे बेंजीन में जल्दीबाजी में अपन CH बॉन्ड गिनना भूल जाते हैं, वैसे यहाँ पे भी OH बॉन्ड गिनना भूल जाते हैं। सिग्मा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो सिग्मा हो गया बेटा। पाई की बात करें तो 1 2 3 4 पाई हो गए, आंसर 3 हो जाएगा आपका, ठीक।
चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2S2O3, तो S डबल बॉन्ड OH OH, ये लोन पेयर है बेटा। अब आप यहाँ पे देखो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो यहाँ -2 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना बेटा, और यहाँ पे +6 आएगी, तो +6 -2 आंसर आपका ए आगरा हो जाएगा। ठीक, चलिए, ऑक्सी एसिड विच शोज सिस एंड ट्रांस आइसोमेरेज, तो सिस ट्रांस आइसोमेरेज के लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए डबल बॉन्ड के अराउंड। यहाँ देखो S डबल बॉन्ड तो है, पर बेटा इधर दूसरे ग्रुप है ही नहीं, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरेज शो नहीं करेगा। PP सिंगल बॉन्ड आएगा बेटा, तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो अपन जो बोलते ही नहीं है सिस ट्रांस आइसोमेरेज, ये तो कन्फर्मेशन शो करेगा। ठीक है ना, SiO-Si लिंकेज है, तो यहाँ पे भी सिस ट्रांस आइसोमेरेज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है बच्चों। यहाँ पे देखो N डबल बॉन्ड NOH है, लोन पेयर लगा दिया, तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर डी डेली हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ H3PO4। बच्चों ध्यान रखो, थर्ड पीरियड का ऑक्सी एसिड है, sp3 होगा, तो 3 p होंगे, डायरेक्ट सीधे याद रखो, पर फिर भी मैं स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ, OH OH और OH इस तरीके से। नेक्स्ट, H6P6O18, ये देखो बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर है HPO3 होल 6 का, और मेटा एसिड है, तो 6 साइक्लिक स्ट्रक्चर, 6 के 6 POP लिंकेज होंगे, आंसर डी डेली। इसका स्ट्रक्चर भी बता देते हैं अगर आपको दिक्कत आती है तो। इस तरीके से डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, आंसर क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10। बच्चों P4O10 का स्ट्रक्चर POP OP P, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में 4 है, तो 4 के रेस्पेक्ट में कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए आंसर आपका ए आगरा। सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका इस तरीके से होगा बेटा। वही मैं कह रहा हूँ ना, OH काउंट करने में दिक्कत आती है, 1 2 3 4 5 6 6, हाँ भाई, है ना। हाउ मेनी SOS एंड SS बॉन्ड्स, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो SS बॉन्ड तो नहीं होगा, जो भी होंगे SOS होंगे। ट्राइमर है तो S3O9 होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो जितने सल्फर उतने SOS, तो आंसर 3,0 ऐसे देख लेंगे। स्ट्रक्चर बनाओ ना, क्या दिक्कत है? देखो ट्रिक अपनी जगह है, स्पीड अपनी जगह, पर स्ट्रक्चर बनाओगे तभी वो याद होते जाएंगे बच्चों। इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, देखें यहाँ पे, यहाँ SS एनवायरमेंट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से, एनवायरमेंट सेम ऑक्सीडेशन सेम, एनवायरमेंट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से, एनवायरमेंट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से, एनवायरमेंट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, एनवायरमेंट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से, एनवायरमेंट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से, एनवायरमेंट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से। बात समझ में आ रही है? पर यहाँ पे +5 और 0 आएगी, क्योंकि ये एनवायरमेंट डिफरेंट है। ये आंसर डी डेली। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, H4P2O6 एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, X एंड Y। एक होती है बेटा हाइपोफोस्फोरिक, एक होती है ना, आइसो हाइपोफोस्फोरिक। इट्स बेसिसिटी इज 3 इन X, तो X के अंदर बेसिसिटी 3 है ना, तो X का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा बेटा, ये आइसो हाइपो बोलते हैं इसको। और 4 वाला ये X हो गया बेटा, ये Y P और P लिंकेज हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH OH। अब क्या पूछ रहे हैं? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों में सेम आएगी, वो तो +4 ही रहेगी, क्योंकि एवरेज है वो। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछना है। अच्छा, ऑल ऑफ दीज है तो बाकी भी चेक कर। नंबर ऑफ पी पाई डी पाई भी सेम होंगे, जितने फॉस्फोरस उतने पी पाई डी पाई बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का sp3, आंसर डी डेली, सिंपल।
अब आया है क्वेश्चन, डाई हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट सोडियम का बताना है। पायरोफॉस्फेट आया पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 से, इसके अंदर चारों हाइड्रोजन आयनाइजेबल है, तो दो रखने हैं, तो जाएंगे कितने, 2H+, तो ये आपका बन जाएगा H2P2O7 2 नेगेटिव, और Na+ साथ में आ जाएगा बच्चों, तो 2Na+, तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2H2P2O7, ठीक है ना। इस तरीके से सबसे पहले पायरोफॉस्फेट कहां से आया, फॉस्फोरिक एसिड से, एसिडिक हाइड्रोजन पहचानो, उसमें से S पॉसिबल, H+ हटाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा उतना ज्यादा, है ना, ऑक्साइड या ऑक्सी एसिड का एसिडिक नेचर होता है, एक्सेप्ट कौन सा होता है बच्चों, एक्सेप्ट होता है अपना HClO3 और या फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड, फॉस्फोरस में उल्टा हो जाता है, बस ध्यान रहे। सेम बेसिसिटी मतलब सेम एसिडिक हाइड्रोजन, चलिए यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये आ रहा है H3PO2 से, जिसकी बेसिस H3PO3 से, जिसकी बेसिसिटी 2 है, तो यहाँ ऐसे एक एसिडिक हाइड्रोजन बची हुई है, ठीक है ना भाई। 3 में से 2 आयनाइजेबल है, एक चलेगी तो 2 में से एक तो होगी इस तरीके से, तो ये भी एक आयनाइजेबल है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करते हैं, यहाँ पे एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन है या 0 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, यहाँ देखें यहाँ एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, पर यहाँ पे 2 है, क्योंकि एक तो अमोनियम आयन का H+ भी बेस से न्यूट्रलाइज होगा, और एक ये वाला H+ भी न्यूट्रलाइज होगा, तो इस तरीके से इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी बच्चों, इसकी 0 और इसकी 2। समझ में आई बात, वापस से सुने, अमोनियम आयन का H+ आयनाइजेबल होता है, तो वो भी बेसिसिटी में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट, इन पोलीथाइनिक सीरीज H2SnO6, तो H2SnO6, ठीक है भैया, ये N-2 लिख देते हैं, है ना, इसको और इजी कर देते हैं तरीके को। एस एन लिया है तो ये N-2 लिख दिए, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो OH, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो OH। इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है बच्चों, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर इज +5 एज वेल एज 0, बिल्कुल, सल्फर की +5 होगी, बीच वालों की 0 होगी, फिर +5 होगी। नंबर ऑफ एसएस लिंकेज 3, जब n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 4 है तो एसएस लिंकेज 3 होंगे, क्योंकि 4 सल्फर है ना बेटा, तो एसएस लिंकेज 1 2 3, बिल्कुल सही बात है ना। इट हैज 4 sp3 सल्फर एटम, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये वाला डबल बॉन्ड OH से जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये तो sp3 दिखता ही है साफ, पर इनके पास 2 लोन पेयर है बीच वालों के पास में, तो ये भी sp3। इट हैज ओनली नॉन पोलर बॉन्ड, गलत बात, ये वाला बॉन्ड पोलर नॉन पोलर है, पर ये वाले बॉन्ड तो पोलर है ना बेटा, O बॉन्ड तो पोलर होगा ना, तो आंसर डी डेली हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पूछा है रेशियो ऑफ पाई बॉन्ड इन मार्शल्स एसिड टू केरोज एसिड। अब देखो मार्शल एसिड H2S2O8 होता है, जिसके अंदर आपका SOOS, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से होता है। केरोज एसिड में S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OOH एंड OH, तो 2 पाई बॉन्ड इसमें है, 4 पाई बॉन्ड इसमें है, तो रेशियो निकालना है 2 हो जाएगा। इनमें से किस में पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है, तो देखो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, मैक्सिमम से ज़्यादा वाली आ जाए, जैसे ये प्लस कितनी आ रही है 8 आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब पेरोक्सी लिंकेज है। +6 आ रही है तो पेरोक्सी लिंकेज नहीं है। +7 आ रही है, पॉसिबल नहीं है, पेरोक्सी लिंकेज है। CrO5 +10 पेरोक्सी लिंकेज है, क्योंकि क्रोमियम +6 होती है मैक्सिमम। पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब हाइड्रोजन फॉस्फेट, फॉस्फेट कहाँ से आया, H3PO4 से। फॉस्फेट का फॉर्मूला, इसमें फॉस्फेट होगा HPO4 3-। हाइड्रोजन फॉस्फेट की बात करें तो HPO4 2-।
और सोडियम बनाना है तो Na+ और HPO4 2- लेंगे और इस तरीके से दोनों के अंदर क्रॉस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, Na2HPO4। आंसर हो जाएगा ए आगरा, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिए हैं कौन से वाले, स्ट्रक्चर ड्राइंग ऑक्सी एसिड वाले क्वेश्चन बच्चों। हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चंस और ये है एडवांस केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 28 अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बैरियर ऑफ रोटेशन। बैरियर, देखो रोटेशन की बात मतलब ये घुमाने की बात कर रहे हैं अपन। अब बैरियर मतलब घूमने में दिक्कत, तो पहला क्वेश्चन ही खतरनाक है, तो आपने इसको टाइट कर दिया, ठीक है ना। ये जितना डबल बॉन्ड स्ट्रांग होगा ना उसको रोटेशन में उतनी दिक्कत आएगी, सिंपल सी बात ये है। जितना डबल बॉन्ड वीक होगा वो इजीली रोटेट कर जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अपन को यही देखना है BN बॉन्ड के अराउंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में सबसे ज्यादा है, वो ही अपना आंसर हो जाएगा, है ना। बस इतना सा समझना है पूरे क्वेश्चन के अंदर। देखो B है 1 N, ठीक है, बाकी क्या लगे हुए H, ठीक है। B है 2 N, बाकी क्या लगा हुआ है H, और B है और 3 N। अब इसको समझो, एक बॉन्ड है वो 3 जगह से रेजोनेंस में आ रहा है, तो बॉन्ड टोटल 6 थोड़ी ना है, बॉन्ड तो 4 है ना, तो पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 4/3 होगा, ठीक। अब ये एक बैक बॉन्ड 2 जगह से बन रहा है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/2 होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड तो एक होगा और ये 2 जगह रेजोनेंस कर रहा है, तो 3/2 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे सबसे बढ़िया BN बॉन्ड कौन सा, ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसमें रोटेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, तो अपना आंसर हो जाएगा रोटेशन में दिक्कत सबसे ज्यादा BH2 NR2, फिर NR2 के बाद 2 NR2 3 NR2, इसलिए आपका आंसर C कलकत्ता। 28 का आंसर C कलकत्ता, ठीक है। पहला क्वेश्चन बड़ा घातक और शानदार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड BF बॉन्ड लेंथ, शॉर्टेस्ट BF बॉन्ड लेंथ पूछा है। देखो यहाँ पे ये sp3 है, sp3 में BF बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर देखना है। ये भी sp3 है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। इसमें भी कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ बैक बॉन्डिंग है और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ग्रेटर देन 1 है बच्चों, ठीक है। जबकि यहाँ पे भी sp3 है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना है, 1 है, तो बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है, इस वजह से शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ आपका C कलकत्ता हो जाएगा। देखें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्केलेटन फॉर GeNCO, है ना, GE डबल बॉन्ड N, अच्छा GeNCO अपन को बताना है, ठीक है ना। जर्मेनियम बच्चों 4th पीरियड का और नाइट्रोजन 2nd पीरियड का, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अब इस स्ट्रक्चर को यहां से चालू करते हैं बनाना। देखो ऐसे बनाया करो, ये O को 2 बॉन्ड बनाने तो डबल बॉन्ड C, ठीक है। फिर C को 4 बॉन्ड बनाने, 2 इधर बनाए तो डबल बॉन्ड N। जर्मेनियम कार्बन ग्रुप का है, 4 बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन के साथ बनाए तो एक नाइट्रोजन के साथ में, तो यहाँ जर्मेनियम आ जाएगा और 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे बच्चों, ठीक। अब देखो नाइट्रोजन के अराउंड या लोन पेयर होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि 2nd और 4th पीरियड, इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा। तो ये ऑक्सीजन, ये कार्बन नाइट्रोजन के अराउंड ज्योमेट्री बेंट हो जाएगी क्योंकि sp2 है, और ये आपका जर्मेनियम आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर बच्चों D डेली हो जाएगा। क्लियर, ये है ना, लीनियर होगा, NCO लीनियर होगा और नाइट्रोजन से जर्मेनियम बेंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट, द कंपाउंड in which mentioned bond angle, compound in which, है ना, mentioned bond angle in parenthesis is found to be greater than expected not, है ना, एक्सपेक्टेड नॉट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बॉन्ड एंगल बढ़ तो रहा है पर बैक बॉन्डिंग की वजह से नहीं बढ़ना चाहिए। देखते हैं यहां पे, देखो बच्चों, NCS
है ना। अरे भाई यहाँ तो बैक बॉन्डिंग हो गई, तो यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल बड़ा है, किसकी वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। वैसे भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप है तो बैक बॉन्डिंग वैसे ही बहुत कम इफेक्टिव है, और इसमें भैया बैक बॉन्डिंग हो या ना हो, बैक बॉन्डिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, समझ गए। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये मैंने क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि ये जो एग्जाम्पल है ना, इसमें बैक बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है, पर ये लोन पेयर स्लाइटली रेजोनेंस में जा रहा है, स्लाइट रेजोनेंस, बहुत ज्यादा नहीं है, स्लाइट रेजोनेंस है। इस वजह से इस लोन पेयर का इफेक्ट कम हो जाता है और बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 120 हो जाता है। तो आंसर आपका सी कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव किसके अंदर बैक बॉन्डिंग है, ठीक है। तो बच्चों ये देखो सेकंड है ना, यहां तो बैक बॉन्डिंग ही नहीं है, ये फोर्थ सेकंड, और ये है सेकंड थर्ड, है ना बेटा, मतलब ये थर्ड वाला ये सेकंड वाला। हाँ बच्चों, तो सबसे बढ़िया बैक बॉन्डिंग किसके अंदर होगी, सेकंड में होगी, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए आगरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लेनर शेप विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। तो अपन को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बच्चों, यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, दोनों थर्ड पीरियड के हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 ज्योमेट्री पिरामिडल होगी फॉस्फोरस के अराउंड, ठीक। यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि नाइट्रोजन के पास में कोई, कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और नाइट्रोजन के अराउंड शेप पिरामिडल, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर नाइट्रोजन के अराउंड, ठीक है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है। बच्चों कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, समझ गए ना, इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसलिए आपका आंसर सी कलकत्ता। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, अब पूछा है इफ स्केलेटन OSI, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई। OSI का जो स्केलेटन है, ठीक है, अब देखो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, यहाँ पे लोन पेयर था, लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में चला गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 अब ये कोई से भी प्लेन में हो सकता है, sp2 क्योंकि प्लेनर होता है। इन्होंने बोला भैया ये xy प्लेन में, अच्छी बात है, तो इसका मतलब s px और py इसके अंदर मिक्सिंग में गया, तो पाई बॉन्ड किसने बनाया, पाई बॉन्ड बनाया z ने, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, 2pz। अब ये कह रहे हैं 2pz वाले के लिए नोडल प्लेन कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है, पाई बॉन्ड z एक्सिस पे बन रहा है तो कहां नहीं बन रहा, x और y पे, इस तरीके से आपका नोडल प्लेन xy हो जाएगा बच्चों, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, अब पूछा है, एक तो बॉन्ड लेंथ के रेस्पेक्ट में पूछ लिया है, एक बॉन्ड एंगल भी है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चलता है या तो बी पे कमेंट करना है या सी पे कमेंट करना है, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही इनकरेक्ट होगा, है ना, तो ये तो करेक्ट ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को चेक करने का तरीका है, फिर भी अपन सारे करते हैं। देखो है ना, नाइट्रोजन लिया बेटा, सिलिकन सिलिकन और सिलिकन, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का आएगा एग्जैक्ट, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर आपने सिलिकन 2 ही लिए, है ना, और ये हाइड्रोजन, तो बेटा यहाँ जो बैक बॉन्डिंग हुई है उससे ये वाला बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन 120 हो जाएगा। आई बात समझ में, इसलिए पहला वाला आपका करेक्ट है, पर आपको लगाना है इनकरेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, एक लोन पेयर 3 जगह बट रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 4/3, एक लोन पेयर 2 जगह बट रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 3/2। तो देखो यहाँ पे है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी। तो ये वाला जो है ना कम बॉन्ड लेंथ वाला है, तो ये वाला आपका इनकरेक्ट हो गया, कि ये कह रहा है ना NSI बॉन्ड लेंथ इन दिस इज ग्रेटर देन। समझ में आ गई बात। चलिए, बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, पहले ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पे 2 में जा रहा है, यहाँ 3 में जा रहा है, तो यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होगी ना बॉन्ड की। यस, चलिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम डज नॉट चेंज
ड्यू टू 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग। देखो यहाँ पे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हो रही है यार बच्चों, और इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज हो जाता है, sp2 हो जाता है। किससे? sp3 से। समझ गए? यहाँ पे तो दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं, और सेकंड पीरियड वालों में 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होती, तो मैं तो डिस्कस ही क्यों करूँगा ये वाला। समझ में आई बात? चलो यहाँ देखो pf3, बेटा pf3 में एक्सेप्टर के पास लोन पेयर आ गया, देख लो एक्सेप्टर के पास लोन पेयर आ गया, और देने वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए आपका आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। क्लियर? हाँ भाई, H3NSiNCS, तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S और SI बैक बॉन्ड बन जाएगा बेटा, SiH3 है ना। तो यहाँ पे तो चेंज हो रहा है, पर यहाँ बोला था कहाँ चेंज नहीं हो रहा है, तो PF3 पहले भी sp3 अभी भी sp3, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता बैक बॉन्डिंग का। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। तुम ज्यादा ऊपर चले जाते हो। हाँ, द ज्योमेट्री विथ रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखो बैक बॉन्डिंग हो गई, sp2 प्लेनर प्लेनर प्लेनर, हटाओ हटाओ। हाँ भाई, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, sp3 पिरामिडल। हाँ बेटा, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, sp3 पिरामिडल। आंसर बी बॉम्बे। क्लियर? इधर वाले दोनों पिरामिडल, ये प्लेनर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बोरोन एटम विच पार्टिसिपेट इन बैक बॉन्डिंग इन बोरेक्स। बेटा बोरेक्स का जो आयन है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, याद हो जाना चाहिए, कई बार इसके क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है अलग अलग तरीके से, तो हो जाएगा, धीरे धीरे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, ये तो sp3 है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, पर यहाँ पे होगी, है ना, 1 2 3 जगह से होगी। sp2 है ना बेटा ये, तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी, इसमें भी, दो में बैक बॉन्डिंग होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, Bn in B3N3H6, Bn in B3N3H6 एंड CC बॉन्ड लेंथ। देखो यहाँ पे देखो, ये बोरोन है, ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, साइज कुछ इस तरीके से कम होता है, तो इन दोनों का साइज और दो कार्बन का साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, पर कार्बन का जो बेंजीन में बॉन्ड होता है ना, वो कंप्लीट पाई बॉन्ड होता है, पर यहाँ पे तो बैक बॉन्ड बनता है, पार्शियल पाई बॉन्ड बनता है, तो ये वाला बॉन्ड वीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है ना, तो Bn बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, और हमसे पूछा है इनकरेक्ट, तो ये आंसर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे BH और CH, तो यार बोरोन का साइज बड़ा है, तो बोरोन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब बॉन्ड ऑर्डर सेम है, सेम पीरियड के, तो किससे देखेंगे? साइज से देखेंगे, बोरोन का साइज बड़ा है, इसलिए ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, हमको इनकरेक्ट पूछा है। B3N3H6 अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद HCl, बट बिल्कुल सही बात, B3N3H6 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल है बैक बॉन्डिंग की वजह से, पर C6H6 में सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग, सिमेट्रिकल है पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो वो HCl रूम टेम्परेचर पे उससे कोई रिएक्शन नहीं करता, पर यहां पे रिएक्शन हो जाती है। B3N3H6 में रिएक्शन होगी, समझो ये Bn। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कौन सा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बोरोन, बोरोन पे क्या जोड़ेंगे? क्लोरीन, तो यहां क्लोरीन जोड़ो, यहां हाइड्रोजन, एक पहले का एक बाद का, एक पहले का नया क्लोरीन, यहाँ पहले का हाइड्रोजन बाद का हाइड्रोजन, पहले का हाइड्रोजन नया क्लोरीन, पहले का हाइड्रोजन नया हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? इस तरीके से कंपाउंड बनता है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इन बोथ B3N3, ना 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 ना, B3N3H6 में नहीं, सिर्फ किस में? C6H6 में, इसलिए आपका आंसर डी डेली। बहुत बढ़िया। इनकरेक्ट फॉर BOH होल थ्राइस एंड BOH होल 4। देखो BOH OH OH बैक बॉन्डिंग हो रही है बच्चों, ध्यान रहे इस चीज का। हाँ, और BOH OH OH OH। चलो DBO, BO बॉन्ड लेंथ, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ ग्रेटर देन 1 है, इस वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। OBO बॉन्ड एंगल, O
BO, ये 120 है भैया, ये 109 है, हाँ ये भी सही दे रखा। बॉन्ड ऑर्डर, BO बॉन्ड ऑर्डर है ना, BO बॉन्ड ऑर्डर, BOH होल थ्राइस और BOH होल 4, ये भी सही दे रखा है। HOB एंगल इन बोथ ना, इसमें हो सकता है लगभग 109 पर, इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो चुका है, तो 109 नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रहे। इसलिए आपका आंसर डी डेली। और वैसे भी देखो सेम तो नहीं हो सकते ना, उसका लेस देन 109 होगा, इसका ग्रेटर देन 109 होगा, ये ग्रेटर देन 109 होगा, ये लेस देन 109 होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, हाँ भैया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर। बड़ी पूछिए, बड़ी कब होगी? रिपल्शन की वजह से होगी। OF2 में देखो ना, लोन पेयर रिपल्शन होगा। हाँ बेटा, लोन पेयर रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ जरूरत से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए आपका आंसर ओ। ये जो रिपल्शन लगता है, स्लाइट रिपल्शन होता है, जिससे स्लाइटली बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, हाँ पर बढ़ती है। पर NF2 यहाँ तो कम हो जाएगी बेटा, बैक बॉन्डिंग हो रही है ना, बैक बॉन्डिंग हो रही है तो कम हो जाएगी यहाँ तो। ठीक है, CH4 BF3 इनमें तो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, CH4 में तो कोई रिपल्शन का चक्कर ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, BF3 में तो बैक बॉन्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच मॉलिक्यूल NSI बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट पूछा है। तो बच्चों 3 सिलिकॉन में लोन पेयर बट गया, बॉन्ड ऑर्डर 4/3 आ गया, 2 सिलिकॉन में 3/2 आएगा, है ना, और 1 सिलिकॉन में 2 आएगा। आंसर आपका एक सिलिकॉन वाला कलकत्ता, शॉर्टेस्ट पूछा है ना, लॉन्गेस्ट नहीं पूछा। लॉन्गेस्ट पूछते तो ए हो जाता। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा गया है? SiH3OH और CH3OH, बिल्कुल ये सही है। क्यों? क्योंकि बेटा H+ निकलेगा, बैक बॉन्डिंग होगी, कॉन्जुगेट स्टेबलाइज हो जाएगा, और स्टेबलाइज होते ही, समझ गए बात को, एसिडिक नेचर ज्यादा। ये भी सही दे रखा है, H निकलेगा, लोन पेयर क्लोरीन में जाएगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, सिस्टम स्टेबलाइज, खत्म। ठीक है, BF3 और BI3 में लुईस एसिडिक नेचर बच्चों BI3 का ज्यादा होगा। BF3 में बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट है, दोनों सेकंड पीरियड है, और सेकंड पीरियड के जब होते हैं तब बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट देते हैं। बैक बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, समझ गए। नेक्स्ट, NCH3 होल थ्राइस और NSiH3 होल थ्राइस में लुईस बेसिक नेचर, ये भी सही दे रखा है, क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग की वजह से, है ना, आई छोटा कर लेंगे बेटा, बैक बॉन्डिंग की वजह से ये अंदर की तरफ जाता है लोन पेयर, और लोन पेयर अंदर जाते ही सिस्टम क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है, मतलब सॉरी, लुईस बेसिक नेचर कम हो जाता है। ठीक है ना, अनस्टेबल क्यों होगा? लुईस बेसिक नेचर कम हो जाता है, समझ गए। नेक्स्ट, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। इनमें से इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है फॉलोइंग का, ठीक है ना। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स लुईस एसिड, ये पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। रीजन देखो यहाँ पे, ये बैक बॉन्डिंग हुई, और बैक बॉन्डिंग होते ही लुईस बेसिक नेचर कम, और लुईस बेसिक नेचर कम, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? लुईस बेसिक नेचर कम तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी ना बेटा, रिएक्शन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, तो पहला ही हो गया वैसे तो, पर और चेक कर लेते हैं। SO3 SO2 SO4 बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है, परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर तो 2 है, पर परसेंटेज कैरेक्टर कम हो गए तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर, हाँ बेटा, और कम हो गया, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर और कम हो गया, समझ रहे हो ना। इसलिए क्लास का क्वेश्चन है 4/3 3/2 2 2, पर लोन पेयर परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा, ठीक है ना, यहाँ परसेंटेज कैरेक्टर कम, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, इस वजह से ये सही है। हाँ भैया, ऑर्डर ऑफ लुईस बेसिक नेचर, देखो भैया यहाँ पे तो हो गई बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग से लुईस बेसिक नेचर कम हो जाता है। और यहाँ देखेंगे साइज से, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो वो अच्छे से ओवरलैपिंग करता है, इस वजह से इसका लुईस बेसिक नेचर ज़्यादा है। ऑर्डर ऑफ है ना SS बॉन्ड लेंथ, देखो यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बनाया ना यहाँ पे,
तो यहां पे तो कोई लोन पेयर नहीं है बेटा, पर यहां पे एक लोन पेयर आ गया है, समझ गए। फिर यहां पे और लोन पेयर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर ये बोला जा रहा है कि एन एसआई और एसआई ये एक्स वाई प्लेन में है। तो नाइट्रोजन का जो पी ऑर्बिटल है वो जेड एक्सिस पे होगा। तो जेड एक्सिस पे इस तरीके से होगा। अब उसके साथ कौन कौन बॉन्ड बना सकता है? डी वाई जेड बना सकता है, डी एक्स जेड बना सकता है, डी एक्स तो बिल्कुल भी नहीं बना सकता, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी नहीं बना सकता। तो आपके आंसर कौन कौन से हो जाएंगे? डी एक्स जेड वाई जेड, आंसर डी डेली सेकेंड और थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव बैक बॉन्ड। बच्चों जितने भी पी डबल बॉन्ड है ओ है वो सारे बैक बॉन्ड है। तो P4O10 में बैक बॉन्डिंग होगी। NSiH3 होल थ्राइस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, होगी है ना। 2p पाई और 3d पाई बैक बॉन्डिंग होगी, इसी में तो होगी ना बैक बॉन्डिंग है ना। P4O6 में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ स्ट्रेन होता है बेटा और ऊपर से वहाँ पे लोन पेयर होता है, तो बैक बॉन्डिंग का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है। N2O3 में तो सिंपल बॉन्ड है, बैक बॉन्डिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कहीं से कहीं तक, इसलिए आपका आंसर डी डेली फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बोरोन फॉर्म्स BX3 टाइप ऑफ हैलाइड। बेटा अब देखो बोरोन के ट्राई हैलाइड तो BF3 BCl3 BBr3 BI3 सब के सब कौन से सेकंड पीरियड के। सेकंड पीरियड में देखना है बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग सबसे बढ़िया होगी 2p2p, उससे कम 2p3p, उससे कम 2p4p, उससे कम 2p5p, तो सबसे कम बैक बॉन्डिंग BI3, इसलिए उसका लुईस एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर आपका बी बॉम्बे हो जाएगा। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, ठीक है ना। तो ये BI3 सबसे ज़्यादा, सबसे बेकार BF3, इस तरीके से आपका आंसर बी बॉम्बे। तो इसी के साथ अपने बैक बॉन्ड के क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होते हैं। फिर मिलते हैं हम जल्दी ही ब्रिज बॉन्ड के क्वेश्चंस के साथ। बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, तो चालू करते हैं आज अपन ब्रिज बॉन्डिंग के क्वेश्चंस और देखते हैं कौन कौन क्या क्या डाइमर बनाता है और किस तरीके के बॉन्ड होते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला एग्जांपल है इन विच एग्जाम्पल वैकेंट ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में किसका वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर जाता है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? B2H6 हो जाएगा। देखें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखें B2H6 में बच्चों ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये इस BH3 के साथ में, और ये वाला वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे, समझ में आई बात? ये तो इस तरीके से वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर जाता है किसके अंदर? हाइब्रिडाइजेशन में। AlCl3 तो मोनोमर दे रखा है तो ये तो एज इट इज रहेगा, नॉर्मल बॉन्डिंग है। यहाँ पे भी नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, CCH HCl HHH। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हुई है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हुई है तो यहाँ पे तो पाई बॉन्ड बना है बच्चों। तो वैकेंट ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो उसका कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्टेट इज कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीट फॉर ऑल एटम्स। देखो C4 कंप्लीटेड, IC4 इनकम्प्लीटेड। देखो Al2Cl6 है बच्चों, तो यहाँ पे Cl, Cl और Cl तीन होते हैं। इधर वाला क्लोरीन लोन पेयर देता है और इधर वाला क्लोरीन इधर लोन पेयर देता है, तो इस तरीके से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये कंप्लीटेड वाला है, तो आगरा अपन ने हटा दिया। ठीक है। CH3 जो ग्रुप है इसके पास में कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये बनाता है बच्चों 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये भी आपका हो सकता है। अभी तो अपन B और C में चल रहे हैं। AlF3 एक आयनिक कंपाउंड है बच्चों, Al+3 और F-
जहां पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए कंप्लीटेड और आपका आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। आगे चलते हैं BeCl2 का डाइमर। तो BeCl2 का जो डाइमर है उसमें जब बॉन्डिंग होती है तो इस तरीके से यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होता है, नहीं होता ना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे, इसलिए इनकम्प्लीटेड ऑक्टेट। और हाइड्रोजन आ गया, डाइमर है, तो कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, तो ये भी इनकम्प्लीटेड ऑक्टेट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, तो आपका आंसर सी कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 50, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम BH3 है ना, डाइमर में BH3 में मोनोमर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो डाइमर में sp3 होगा, ये मैंने आपको नोट्स में बता भी रखा है। ये बेरिलियम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर sp है तो वो sp2 हो जाएगा डाइमर के अंदर। तो इस तरीके से sp3 एंड sp2 आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। फाइंड आउट सिमिलरिटीज बिटवीन I2Cl6 एंड Al2Cl6। देखो बच्चों, दोनों के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ICl3 कुछ इस तरीके का होता है बच्चों, I2Cl6 कुछ इस तरीके का होता है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ठीक। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो डाइमर है वो कुछ इस तरीके का होता है बच्चों, ठीक। अब चेक करते हैं, पहला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बिल्कुल सही है, बोथ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम, नहीं, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3d2 है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। बोथ आर नॉन प्लेनर, नहीं, ये वाला प्लेनर है, वो नॉन प्लेनर है sp3 की वजह से, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, आंसर आपका ए आगरा हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फेज स्टेट ऑफ द कंपाउंड इन केस ऑफ, फेज या स्टेट मतलब जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में एक जैसा होगा तो इंडिपेंडेंट अपन उसको बोल देंगे। देखो यहाँ पे BH2 ये sp है, गैसियस फेज में डाइमर है, और सॉलिड फेज में बच्चों ये पॉलीमर है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये आगे बढ़ता चला जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, जबकि गैसियस स्टेट में sp2 होगा डाइमर की वजह से। तो यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है स्टेट चेंज की वजह से। N2O5 जो है वो NON डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट O आएगा बच्चों, है ना, डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O, ये गैसियस फेज हो गया। सॉलिड फेज NO2 प्लस और NO3 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आ गया। XeF6 गैसियस फेज में तो sp3d3 है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रन, पर बेटा ये टूट जाता है XeF5 प्लस और F माइनस में सॉलिड स्टेट में, तो इस तरीके से यहाँ पे sp3d2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। PF5 चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है जिसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3d होता है, इसलिए आपका आंसर डी डेली हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द डाइमराइजेशन प्रोसेस द अचीवमेंट ऑफ ऑक्टेट इज ड्राइविंग फोर्स, मतलब किसके अंदर ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, किसके अंदर कंप्लीट हो रहा है, डाइमराइजेशन होने पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे Cl, ठीक है, ये Cl, एल्यूमिनियम, क्लोरीन और क्लोरीन, कुछ इस तरीके का होगा ये, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है, हर एल्यूमिनियम के 4 कंप्लीट बॉन्ड है, ठीक है ना, इस वजह से। पर यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो ब्रिजिंग एटम हाइड्रोजन है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। नेक्स्ट आता है पॉलीमर बनाना है BeMe2n का, तो BeMe2n का पॉलीमर बनाना है, तो यहाँ पे CH3 लिया, CH3 लिया, CH3 लिया, CH3 लिया, तो ये चेन पॉलीमर बनता चला जाएगा। चेन पॉलीमर जब बनेगा तो ये इस तरीके से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, ये आगे जाएगा, ये ऐसे इधर इधर चेन पॉलीमर बनता चला जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड में देखो बेरिलियम
मोनोमर में sp, डाइमर में sp2, पॉलीमर में sp3। तो बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3, कार्बन का भी बच्चों sp3 और एल्यूमिनियम का उधर वाले बेरिलियम का भी sp3। तो आपका आंसर डी दिल्ली हो जाएगा, sp3 एंड sp3। ठीक है, फिर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो नन ऑफ दीज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये तो मोनोमर लिख रखा है ना बेटा, डाइमर नहीं लिख रखा है, फेज नहीं लिख रखा है, स्टेट नहीं लिख रखी है। तो अपन इसको क्या मानेंगे? मोनोमर ही मानेंगे। AlCl3 लिखा हुआ है तो मोनोमर ही मानेंगे ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई ब्रिज बॉन्ड नहीं है, इसलिए आपका आंसर डी दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल ऑफ डाइबोरेन। अब आपका डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस तरीके का होता है। तो यहां पे ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड है। बाकी जो 2 है वो कौन से बच्चों? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो मोनोमर बनाने का, मोनोमर के बाद में अपन को देखना अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तभी ब्रिज बॉन्ड होगा। और फिर उसमें भी देखना है कि सराउंडिंग एटम के पास में लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, अगर लोन पेयर है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, चलिए देखते हैं। मोनोमर होगा CH3, फ्री रेडिकल, अनपेड आ गया, कोई ब्रिज बॉन्ड नहीं है। NH2, फ्री रेडिकल, अनपेड आ गया, कोई ब्रिज बॉन्ड नहीं है। BH2, कोई अनपेड नहीं है, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। AlCl3, कोई अनपेड, सॉरी AlBr3, कोई अनपेड नहीं है, पर ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनर स्पीशीज इज प्लेनर एंड हैज प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना, प्लेनर भी होना चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होना चाहिए। BCl2 सॉलिड मतलब पॉलीमर। पॉलीमर, मोनोमर का हाइब्रिडाइजेशन sp, डाइमर का sp2, पॉलीमर का sp3 होगा, इसलिए ये तो प्लेनर नहीं होगा। BH2 सॉलिड, यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डाइमर ऑफ AlCl3, डाइमर ऑफ AlCl3, मोनोमर का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो डाइमर का होगा sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ में ये हो जाएगा नॉन प्लेनर, तो ये भी नहीं होगा। I2Cl6, I2Cl6 sp3d2 आ जाता है बच्चों, क्योंकि मोनोमर sp3d है, मोनोमर sp3d है, तो डाइमर sp3d2 होगा। और ये लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, आंसर डी दिल्ली। ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, आंसर डी दिल्ली। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीशीज सिग्मा डेटिव एंड पाई डेटिव। पाई डेटिव बोलना सही नहीं है, बैक बॉन्ड बोलना ज्यादा सही है ना बेटा, बैक बॉन्ड बोलना ज्यादा सही है। सिग्मा डेटिव तो आपका कोऑर्डिनेट ही होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट। देखें यहाँ पे, यहाँ पे देखो कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे। मैं समझा देता हूँ, ये बेरिलियम क्लोराइड हो गया बच्चों, ये बेरिलियम क्लोराइड हो गया, ये इधर से दे रहा है, ये इधर से दे रहा है। ठीक, डाइमर बन गया। अभी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, तो इसके डाइमर में बैक बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, करेक्ट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। करेक्ट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का करेक्ट सेट बताना है। देखो यहाँ पे BeCl2 ऑक्टेट कंप्लीट है, सॉलिड का, सॉलिड ऑक्टेट कंप्लीट है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए आपका आंसर 3rd एंड 4th, खत्म, सिंपल। हाँ भाई, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। BMe3 स्टेबलाइज बाय, BMe3 कैसे स्टेबलाइज होगा? BMe3 तो स्टेबलाइज होगा ही नहीं, डाइमर बनाता ही नहीं है। इन B2H6 ऑल BH बॉन्ड नहीं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी, तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन BF3 चेंजेस ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि BF3 के अंदर जो बैक बॉन्डिंग नहीं होती, तो भी sp2 था और हो रही है,
तब भी sp2 ही है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। और वैसे भी ध्यान रहे, सेंट्रल बैक बॉन्डिंग में जब सेंट्रल एटम अपना लोन पेयर देता है तभी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता। ध्यान रहे इस चीज का। हाँ बेटा, नेक्स्ट Al2Cl6 इज नॉट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि Al2Cl6 में बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, Al2Cl6 में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। पर Al2H6 में हाँ भैया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इस तरीके से आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था अपने से, बाकी सब इनकरेक्ट है ना। द टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द कंपाउंड। बच्चों यहाँ पे पहले अनसिमेट्रिकल क्लीवेज वाली रिएक्शन हुई, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, B3N3H6 बनेगा। और B3N3H6 में BN बैक बॉन्डिंग भी होगी बच्चों। ये लोन पेयर इधर जाएगा, ये लोन पेयर इधर जाएगा, सॉरी इधर जाएगा वैसे कहीं भी ले जाओ, पर रेजोनेंस होगा ही होगा। ठीक है ना, रेजोनेंस होगा। ठीक है, कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी? दोनों सेकंड पीरियड के 2p बैक बॉन्डिंग होगी। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरोन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। ठीक है, तो नाम अपना क्या हो जाएगा? 2p अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर बी बॉम्बे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। इफ डाइमर ऑफ AlX3 मॉलिक्यूल इज प्लेनर देन A and X should be dimer of AX3 molecule, dimer of AX3 molecule is planar। तो अब पहले ये डाइमर बना लो, Al2Cl6 अपने आप पता चल जाएगा। sp3 है बच्चों, नॉन प्लेनर। ठीक है ना, sp3 नॉन प्लेनर। I2Cl6 अपन ने देखा था प्लेनर होता है बच्चों। ठीक है, हाँ भाई, B2H6 दो बार X आ गया, B2H6 sp3 है ना, AlOH होल थ्राइस डाइमर है ना, डाइमर क्या आएगा? sp3 आएगा। इसलिए ये तीनों तो नॉन प्लेनर है। और I2Cl6 अपन बनाते हुए आ रहे हैं बच्चों, ICl स्क्वायर प्लेनर होता है ना बेटा, ये Cl ICl है ना। तो इस तरीके से I2Cl6 और बन जाएगा आपका प्लेनर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, B2H6 के अंदर क्या क्या है? तो B2H6 के अंदर बच्चों BHHH लोन पेयर इधर, ये इधर, दो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, दो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, दो 2 सेंटर नहीं, ये तो गलत है, 4 नहीं है। अब 2 सेंटर 2 1 2 3 4 है, पर नहीं, इसलिए आंसर डी डेली हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, 4 नहीं है, 4 2 होने चाहिए थे, वो नहीं है। 2 सेंटर 3 नहीं होगा। ठीक है, 3 सेंटर 2। इस तरीके से बच्चों ब्रिज बॉन्ड के क्वेश्चन होते हैं अपने कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस, जो कि मेरी बुक सुपर प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और एडवांस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अपन इसको कंसीडर करते हैं। और चलिए, सिंगल चॉइस क्वेश्चन, 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब 4 ऑप्शन है और उसमें से एक सही है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन फटाफट से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास में कि N2 एंड O2 आर कन्वर्टेड टू मोनोकेटायन। ठीक है, O2 प्लस रेस्पेक्टिवली, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये बताना है। देखो, अगर अपन N2 प्लस की बात करें तो N2 से N2 प्लस का बनना, बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2.5 का जाना, क्या हो जाएगा बच्चों? बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो पहला वाला तो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, O2 से O2 प्लस का बनना, बॉन्ड ऑर्डर 2 से 2.5 जाना, समझ रहे हो? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन से अपन काउंट कर सकते हैं, ये 14 इलेक्ट्रॉन का है, ये 13 इलेक्ट्रॉन का है, ये 16 का है,
ये 15 का है, वो ग्राफ याद करो ऐसे ऐसे ऐसे, उससे आराम से हो जाता है अपना। 14 बीच में पकड़ो, 14 के दोनों तरफ जाते जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, O2 प्लस द पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेज। देखो O2 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड, ठीक है बच्चों, और O2 प्लस के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक डिक्रीज हुआ है, ये भी बिल्कुल सही बात है, पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज होगा। पर अगर मैं N2 प्लस की बात करूं तो N2 प्लस 13 इलेक्ट्रॉन है और ऑड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इस तरीके से आपका इनकरेक्ट वाला डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ, ठीक है। अब 80 में पूछा गया है विच इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू एमओटी। H2 प्लस और He2 प्लस हैव सेम स्टेबिलिटी, सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है पर दोनों के न्यूक्लियर चार्ज अलग है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अलग है, तो हम दोनों की सेम स्टेबिलिटी नहीं बोल सकते। ये आंसर आपका इनकरेक्ट हो गया। H2 इज स्टेबलर देन H2 प्लस, बिल्कुल H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 0.5 होगा, इस तरीके से H2 इज मोर स्टेबल। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में He2 प्लस में एग्जिस्ट वाइल He2 कांट, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा जबकि He2 प्लस का 0.5 होगा। सेम बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2 स्पीशीज डू नॉट मीन दे हैव सेम बॉन्ड एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। 2 स्पीशीज के सेम बॉन्ड ऑर्डर आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी दोनों की बॉन्ड एनर्जी सेम होगी, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। चलिए बच्चों पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन्होंने बोला है बॉन्ड एनर्जी भाई N2 की ज़्यादा है N2 प्लस से, बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ये तो सही है, पर अपन को इनकरेक्ट बताना है। O2 हैज़ लोअर डिसोसिएशन एनर्जी देन O2 प्लस, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 2 है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ऑब्वियस सी बात है कम होगी। नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 प्लस इज लेस देन N2, नहीं ये गलत हो गया क्योंकि यहां बॉन्ड ऑर्डर बच्चों अगर 2.5 है और यहां 3 है तो बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी, N2 की कम होगी, और यही वाला आपका इनकरेक्ट लग जाएगा, सी कलकत्ता, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ऑफ NO प्लस इज लेस देन इन NO, बिल्कुल, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 2.5 है 15 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, जबकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना आएगा, 3 आएगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर O2 एंड C2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू MOT। अच्छा देखो O2 के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, O2 का बच्चों जो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। O2 में जो बॉन्ड ऑर्डर 2 है उसमें एक तो फुल सिग्मा होता है और 2 हाफ पाई बॉन्ड होते हैं, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। जबकि C2 का बॉन्ड ऑर्डर जो 2 है उसमें दोनों पाई बॉन्ड ही होते हैं, दोनों ही पाई बॉन्ड होते हैं कंप्लीट। चलिए बोथ आर ट्रू बताना है बच्चों, बोथ आर हैविंग 1 सिग्मा 1 पाई, बहुत गलत बात है क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। बोथ आर ऑफ सेम बॉन्ड लेंथ, सवाल ही पैदा नहीं होता। बॉन्ड लेंथ तो तभी सेम होगी जब सेम आएगा। O2 की बॉन्ड लेंथ O2 से ही सेम हो सकती है, C2 की बॉन्ड लेंथ C2 से ही सेम हो सकती है। बोथ आर हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, ये बात बिल्कुल सही है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। बोथ आर हैविंग 2 पाई बॉन्ड्स, ये गलत बात है। ओवरऑल इसका नेट पाई बॉन्ड 1 होगा, इसका नेट पाई बॉन्ड 2 होगा, इसलिए आपका आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 बोलता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन पूरा दिख जाएगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अपन को बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय एडिशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। स्टेटमेंट ए करेक्ट है। वैसे अपन ने एक गलती करी, अपन को स्टेटमेंट ए देखने की जरूरत नहीं थी चारों ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद में बी ऑप्शन देखते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए और डी को अपन ने हटा दिया,
ठीक है, अब सी पे आते हैं। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज दे बिलोंग्स टू इनर शेल। ऐसा नहीं है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाहर वाले शेल के भी होते हैं, जैसे सीओ के अंदर देखा था अपन ने, एचएफ में देखा था, वहां पे बाहर वाले भी होते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ अंदर वाले हो। तो सी वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, तो इस तरीके से ये वाला नहीं होगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू मॉलिक्यूल्स। कितनी गंदी बात बोली है, एकदम सरासर गलत बात है। क्या कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू मॉलिक्यूल्स व्हाइल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेक, है ना, तो ये गलत हो गया। आंसर आपका डी दिल्ली, स्टेटमेंट ए और बी ही करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है बच्चों। ठीक है। In which of the following ionization process the bond order has increased and the magnetic moment change? पहले देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है सभी प्रोसेस में, तो मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं, बिहेवियर बोला है। मतलब पेरा पेरा, पेरा डाया, डाया पेरा, पेरा डाया, इस तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट होता तो बेटा चेक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे चेंज होगा ही होगा। ठीक है ना। तो अपन क्या बात कर रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो पहले वो देख लेते हैं। ये 2 से 1.5, ये 2.5 से 3, ये 2 से 2.5 और ये 3 से 2.5। तो ये दोनों ऑप्शन अपन ने हटा दिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने वाले। ठीक। अब बोला गया मैग्नेटिक बिहेवियर इज चेंज, मतलब पेरा का डाया और डाया का पेरा। तो ये है बेटा पेरा और ये है डाया, क्योंकि ये 15 इलेक्ट्रॉन, ये 14 इलेक्ट्रॉन, ये 16 इलेक्ट्रॉन पेरा और ये 15 इलेक्ट्रॉन पेरा, क्योंकि ये ओड इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से आपका आंसर बच्चों बी बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एग्जिबिट द डायामैग्नेटिक बिहेवियर? इनमें से किसका डायामैग्नेटिक बिहेवियर होगा? तो अपन क्या करते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन वाले जो हैं वो डायामैग्नेटिक होंगे। सॉरी, ओड इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 16 वाले पेरा होंगे, बाकी सब डाया होंगे। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन वाला डाया हो जाएगा, ये 15 ओड इलेक्ट्रॉन पेरा, 16 पेरा और 15 अगेन पेरा। ठीक है बच्चों, ओड इलेक्ट्रॉन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मैग्नेटिक मूवमेंट ऑन बॉन्ड ऑर्डर आर चेंज? देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे हमेशा ध्यान रखें बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट भी चेंज होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, यहाँ पे भी एक का है, यहाँ पे भी एक का है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो या तो बॉन्डिंग चेंज हो गई या एंटी बॉन्डिंग चेंज हो गई, तो बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है। हाँ, अगर एक से ज्यादा होता तो इट में भी पॉसिबल के कांस्टेंट हो जाता। ठीक है ना, नहीं होता चेंज। पर एक निकलने पे हमेशा बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा, एक निकलने पे हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट भी चेंज होगा। म्यू इज इक्वल टू √(n)n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ? तो पहले तो बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं इसका, 1.5, 1 और 2.5। अब बॉन्ड ऑर्डर कम होना चाहिए, तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कम है, और जब बॉन्ड ऑर्डर कम है तो क्या देखेंगे अपन, साइज देखेंगे, सेम बॉन्ड ऑर्डर में साइज। तो देखो O- और O में O- का साइज बड़ा है और O और F में O का साइज बड़ा है, तो ओवरऑल O- का साइज F से बड़ा, तो O2 2- का F2 से बड़ा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बच्चों बी बॉम्बे। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज इनकरेक्ट इन द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये पूछा जा रहा है। अरे तुम ऊपर क्यों चले गए? हाँ, विच इज इनकरेक्ट? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F2 मॉलिक्यूल इज मोर देन F एटम। ये गलत बात हो गई। देखो, जब भी किसी मॉलिक्यूल का HOMO ABMO होता है
तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये ही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। बाकी और भी चेक कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F एटम इज मोर देन Cl एटम, ये बिल्कुल सही बात है, ये पीरियोडिक टेबल का है। फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन एटम, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव पार्ट लिया है, मतलब एफिनिटी हो गई। तो एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन की कम है, किससे? क्लोरीन से। तो ये बिल्कुल सही हो गया। आयनिक मोबिलिटी ऑफ फ्लोराइड इज लेस देन क्लोराइड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्लोराइड छोटा है, नॉर्मली पानी में जाके मोटा है, और मोटे को भागने में प्रॉब्लम आती है, तो मोबिलिटी कम होगी। इसलिए आपका आंसर 88 का ए आ गया, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था। When O2 plus is formed from O2, then electron is removed from। जब O2 से है ना, O2 प्लस बनाया गया, when O2 plus is formed from O2, तो O2 का HOMO क्या होता है बेटा? पाई स्टार होता है, जो कि एक ABMO होता है, ठीक है ना। तो O2 से जब O2 प्लस बनाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन HOMO से निकाला जाएगा, और HOMO इसका पाई स्टार होता है, जिसको अपन ABMO बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द कॉमन फीचर्स अमंग द स्पीशीज CN माइनस CO NO प्लस, ठीक है। देखें यहां पे ये सब जो है ना बच्चों, ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो इन सब का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये अपना लोन पेयर देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इनका आउटर, इनके पास सबके पास लोन पेयर है ना बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N। इनका LUMO क्या होता है? इनका LUMO सबका पाई स्टार होता है, तो सिग्मा फैशन में देते हैं, पाई फैशन में लेते हैं, समझ गए? सिनर्जिक बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं। तो ये तीनों के अंदर ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, तीनों एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है ना। N ट्रिपल बॉन्ड O, लोन पेयर, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। गिवन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में अपन को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, देखो यहां पे ये है बच्चों पाई स्टार, 2 न्यूक्लियस है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, और ये इस तरीके का बनता है पाई स्टार ऑर्बिटल, P है ना, पाई स्टार P ऑर्बिटल है, जो कि P और P के डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनता है, P और P के डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है ना। देखें यहां पे, अरे आओ ना, हाँ, ये P और P के डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनता है इस तरीके से, ठीक। तो इट इज फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, गलत बात, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है अपन से। इट रिप्रेजेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बिल्कुल सही बात है। ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर 1 नोडल प्लेन, ना, इसके अंदर कितने हैं? 1 और 2 नोडल प्लेन, इसलिए आपका आंसर बच्चों बी बॉम्बे। सेलेक्ट द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है? Li2 बॉन्ड ऑर्डर 1 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, बॉन्ड ऑर्डर 1 B2 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, बॉन्ड ऑर्डर 1 F2 है ना 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, बॉन्ड ऑर्डर 1। इसको कैसे याद रखना है? ग्राफ में जनरली पढ़ाता हूं, ये बॉन्ड ऑर्डर है, ये 1 और ये 3, टोटल इलेक्ट्रॉन बोले तो 0 2 4 6 8 14 और 20, इस तरीके से ग्राफ है, जिससे फटाफट से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक नेचर इज एग्जिबिट बाय, देखें यहां पे पैरामैग्नेटिक नेचर N2, मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं अपन, तो 14 वाला नहीं होगा, 12 वाला नहीं होगा, N2 14 वाला नहीं होगा, देखो ये O2 16 वाला होगा। NO2 एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओड प्लस इवन यहाँ पे क्या आएगा? एक ओड आएगा, और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है, इसलिए आपका आंसर बच्चों डी डेली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 अपन से पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक एज वेल एज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। तो बच्चों पैरामैग्नेटिक तो ओड इलेक्ट्रॉन
और साथ में है ना 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन वाली होती है। इनमें फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर अगर पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल किसका होता है, जो ओड इलेक्ट्रॉन होती है। जो इवन इलेक्ट्रॉन होती है उनका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा इवन मतलब इंटीजर आएगा, ठीक है। तो अपन को ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज देखनी है और यही वो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। 13 इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं होगा। ये NO+ 14 इलेक्ट्रॉन है, नहीं होगा। और ये O2 16 इलेक्ट्रॉन है, नहीं होगा। यही होगा आंसर ए आगरा, समझ गए। नेक्स्ट, उसके बाद में अपने पास है क्वेश्चन नंबर 95। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ कब इंक्रीज होगी, जब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। यहां पे देखें 2.5 से 3 गया ना, यहां पे देखें 2 से 2.5 गया, सही है। तो थर्ड वाले को तो लेना ही लेना है बच्चों, थर्ड वाले को तो लेना ही लेना है। तो मैं तो ले लेता हूं थर्ड वाले को, खत्म, आंसर बी बॉम्ब है, ठीक है। फिर भी चेक कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से 2.5 गया पर साइज बढ़ गया, ठीक है ना, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, इसलिए सेकंड थर्ड हो गए। H2 से H2+ बॉन्ड ऑर्डर 1 से 0.5 जा रहा है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर 1 से 0.5 जा रहा है, इसलिए सिर्फ आंसर आपका बी बॉम्बे होगा और कोई सा नहीं होगा। 96, Which of the following would have same magnetic nature whether sp mixing is operative। इनमें से जब sp mixing होगी और नहीं होगी तो मैग्नेटिक नेचर सेम किसका होगा। देखो बच्चों, है ना, डायग्राम बनाने होते हैं अपन को, तो अपन दोनों डायग्राम के रेस्पेक्ट में चलें। sp, क्योंकि ये 12 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये 16 इलेक्ट्रॉन, दोनों डायग्राम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, sp मिक्सिंग और विदाउट sp मिक्सिंग, ठीक है। sp मिक्सिंग के हिसाब से ये डाया होता है और ये पेरा होता है। ये वाला sp मिक्सिंग के हिसाब से पेरा होता है, ये डाया होता है। इसको कैसे भी भर लो, ये हमेशा पेरा रहेगा। बच्चों एक बात बता दूं मैं आपको, जो इफेक्ट आता है ना sp मिक्सिंग का, वो कहां से कहां आता है, 9 to 14 इलेक्ट्रॉन आता है। इसके अलावा वो मिक्सिंग का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो O2 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर मिक्सिंग का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और वैसे भी इसमें sp मिक्सिंग नहीं होती है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी कलकत्ता। ये हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 97। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज की बात कर रहे हैं। देखें यहां पे, मतलब प्रोसेस तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये प्रोसेस नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रोसेस। अब आप इसको प्रोसेस नहीं बोलेंगे, पर मैं क्वेश्चन को यूं समझे कि इस मॉलिक्यूल से उस मॉलिक्यूल पे जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज किसमें देखने को मिल रहा है। बिहेवियर बोला है, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बोला है, समझ गए ना। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन वाला पेरा है और 17 वाला तो हमेशा पेरा रहेगा, ओड इलेक्ट्रॉन। ये 16 वाला पेरा है और 15 ओड इलेक्ट्रॉन हमेशा पेरा रहेगा। He2 तो डज नॉट एग्जिस्ट है बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट। और HEH जो है वो पेरा हो गया आपका, ठीक है। NO जो है, पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए अपन इसको डायामैग्नेटिक बोल सकते हैं, ठीक है। अब NO की अगर मैं बात करूं तो NO 15 इलेक्ट्रॉन है, ये 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेरा से पेरा जा रहा है, इस वजह से आपका आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। समझ में आ गई बात, डाया से पेरा, जहां पे मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो गया, बाकी सब में पेरा के पेरा ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। हाँ बेटा, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO द HOMO इज कॉल्ड। जो CO का HOMO होता है, जो आउटर वाला होता है, वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा उसका, ये वाला D डेली, ठीक है ना, उसका सिग्मा sp, पर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, क्योंकि यहां पे अगर NBMO लिखा होता तो ये सही हो जाता। इन दो ऑप्शन से देख के ये लग रहा है ये बॉन्डिंग बोल रहे हैं, ये एंटी बॉन्डिंग बोल रहे हैं, इसलिए वो वाला जो है वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में बोला है OO बॉन्ड लेंथ, परोक्साइड आयन है, सुपर ऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। तो परोक्साइड आयन O2 2- होता है, सुपर ऑक्साइड O2 माइनस होता है ना, और डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करूंगा तो यहां पे 18, 17 और 16। बॉन्ड ऑर्डर लिखूंगा तो 1, 1.5 और 2, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, तो ऑक्सीजन, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड, आंसर भी बॉम्बे हो जाएगा बच्चों, परऑक्साइड हो जाएगा। फिर सुपर ऑक्साइड
पहले पेरोक्साइड, फिर सुपर ऑक्साइड, फिर डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द OO बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन, OO बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन, देखें यहां पे O बॉन्ड लेंथ, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 होता है बच्चों, ठीक। ये है आपका O2 प्लस, क्योंकि आर्सेनिक पे +3, देखो ये केटायन है ये एनायन है, ऐसे समझे। तो केटायन O2 पे चार्ज क्या पॉसिबिलिटी है, +1 है, अगर यहाँ +1 लिखूंगा तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ -4 आएगा, तो आर्सेनिक पे +3 आ रहा है, सेटिस्फाई हो गया, इस वजह से ये O2 प्लस है, ठीक है ना। फिर से सुनो, ये आगे जो लिखा होता है वो केटायन होता है, पीछे जो होता है वो एनायन होता है, ठीक है। अब फ्लोरीन अगर 4 है तो यहाँ -4 आ रहा है, ठीक है। तो आर्सेनिक पे क्या चार्ज आना चाहिए, +3 या +5, तो +3 आएगा क्योंकि इसको एनायन बनना है, +5 आएगा तो केटायन बन जाएगा, तो इसलिए +3, तो यहाँ चार्ज आएगा -1, यहाँ -1 तो यहाँ पे +1, तो O2 पे चार्ज +1, ठीक है। यहाँ पे देखें OO फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है बेटा, और ये OOHH सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5, ये बॉन्ड ऑर्डर 1, ये बॉन्ड ऑर्डर 1। अब आपको बोला है मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसके अंदर होगी, तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसके अंदर होगी, OO बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी H2O2 की। क्यों ज्यादा होगी, पॉइंट को सुने, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो चार्ज देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, एक तरीका। दूसरा तरीका बेंड्स रूल लगाएंगे, फ्लोरीन पे %S कैरेक्टर बच्चों क्या हो जाएंगे, फ्लोरीन पे %S कैरेक्टर कम, यहाँ %S कैरेक्टर ज्यादा, और बॉन्ड लेंथ कम, और अगर यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है तो यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो H2O2 आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 101 बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ XX बॉन्ड लेंथ इन Cl2 प्लस Cl2 माइनस फॉलोज द ऑर्डर। इनमें से कौन जो है वो XX बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, तो Cl2 एज लाइक F2, Cl2 एज लाइक F2, सिंपल सी बात है। तो इसको अपन पहले F2 लिख लो, F2 प्लस F2 और F2 माइनस, फिर उसको अपन चेंज कर देंगे, तो यहाँ कितना होता है बच्चों, क्योंकि सेम वैलेंस शेल है ना बेटा, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आंसर आ जाएगा। ये 17, 18, 19, 1.5, 1 और 0.5 आपको बताना, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है करेक्ट। तो Cl2 प्लस की कम होगी, उससे ज्यादा Cl2, उससे ज्यादा Cl2 माइनस, इस तरीके से आपका आंसर आगरा ए हो जाएगा। अब आप यूं सोच रहे होंगे सर ये तो सीधे ही हो जाता पॉजिटिव चार्ज से, नहीं, चार्ज फैक्टर बाद में देखना है, पहले बॉन्ड ऑर्डर वाला फैक्टर देखना है, तब जाके काम चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर आता है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज है, 1 इलेक्ट्रॉन की है, 5 इलेक्ट्रॉन की है, सबके अंदर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होगा, आंसर डी डेली, ठीक है ना। जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन वाले हैं उन सब के अंदर फ्रैक्शनल है, जितने भी इवन इलेक्ट्रॉन वाले हैं उसके अंदर इंटीजर है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2 एज वेल एज डायामैग्नेटिक। एक तो 2 बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए, साथ में डायामैग्नेटिक होना चाहिए। चलो देखते हैं, ये है 13 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 13, ये है कितना 12 इलेक्ट्रॉन, ये है आपका SiF प्लस, तो SiO, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा बच्चों। इसको इस तरीके से समझना है, SiF प्लस, तो F प्लस मतलब O, और O बनाता है 2 बॉन्ड, तो SiO मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, ऐसे समझ रहे हो ना बात को। फिर यहाँ पे I2 प्लस बोला गया है, अच्छा ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, यस, एज लाइक CO लिख देता हूं, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा इसका 2 से, क्योंकि वो बैक बॉन्डिंग की तरह, समझ गए ना। तो यहाँ पे 2 से 3 हो गया क्या, किसका बॉन्ड ऑर्डर, SiF का, क्लियर। और ये डायामैग्नेटिक भी हो गया एज लाइक CO, ऐसे समझे। अब I2 प्लस जो है वो एज लाइक F2 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक, समझ गए। और ये आपका हो जाएगा डायामैग्नेटिक एज लाइक C2, sp मिक्सिंग होगी ना बेटा, मैं लिख देता हूं यहाँ C2 की तरह एज लाइक C2, समझ गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी बॉम्बे हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 एज वेल एज डायामैग्नेटिक। ये 3 क्यों हुआ, एज लाइक CO, ठीक है ना। सिलिकॉन को कार्बन से रिप्लेस कर दिया, F प्लस को O से रिप्लेस कर दिया, CO और CO का बॉन्ड ऑर्डर 3, सिंपल,
चलिए बच्चों नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन फॉर्म नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हेन z एक्सिस इज बॉन्डिंग एक्सिस। तो z एक्सिस पे जब दोनों को रखेंगे तो dz² कुछ ऐसे होगा, dyz कुछ ऐसे होगा। जीरो ओवरलैपिंग बोलेंगे और जीरो ओवरलैपिंग से नॉन बॉन्डिंग बनता है, समझ गए। ये डेल्टा बॉन्ड बनाने जाएगा, d ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होगा जब z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, और ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये पाई बनाने जा रहा है, ये डेल्टा बनाने जा रहा है, तो ये भी जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी। हाँ भाई, ये वाला देखें, ये वाला dz² और dx² माइनस y²। बच्चों ये वाला बहुत अच्छे से समझना है, इसमें गलती हो जाती है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये भी डेल्टा बना रहा है, ये भी डेल्टा बना रहा है, पर बेटा ये जीरो ओवरलैपिंग का केस है। जीरो ओवरलैपिंग क्यों हो रही है? क्योंकि एक ऑर्बिटल आपका कुछ इस तरीके से है, दूसरा ऑर्बिटल आपका कुछ इस तरीके से है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और जितना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उतना ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। देखो यहां पे जितना कंस्ट्रक्टिव प्लस प्लस और माइनस प्लस ऊपर की तरफ, जितना कंस्ट्रक्टिव उतना डिस्ट्रक्टिव, तो सबके सब नॉन बॉन्डिंग बनाएंगे, सबके सब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पे तो जितना कंस्ट्रक्टिव उतना डिस्ट्रक्टिव, नेट जीरो। यहां पे भी सेम चीज होगी, जितना कंस्ट्रक्टिव उतना डिस्ट्रक्टिव, और वहां पे भी जितना कंस्ट्रक्टिव उतना डिस्ट्रक्टिव, ओवरऑल जीरो। इसको भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वही अपना बॉक्स है ना। तो ये चार लोब इस तरीके से होंगी। देखो ये वाला भी बना देते हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे हवा में बता दिया है ना। ये देखो ये चार लोब इस तरीके से, पर वो यूं आएगा, ऐसे आएगा वो ऑर्बिटल, ऐसे यूं आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये प्लस माइनस और ऊपर प्लस माइनस प्लस माइनस, तो जितना कंस्ट्रक्टिव उतना डिस्ट्रक्टिव होगा और नेट जीरो हो जाएगा ये वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बेटा Li2 B2 F2 H2 सबका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो अपन क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। साइज जो है वो H का सबसे छोटा होता है, 1s ओवरलैपिंग। उसके बाद में साइज देखेंगे तो फ्लोरीन का छोटा, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा लिथियम, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज कम होता है, इस वजह से आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा बच्चों। 105 के बाद में आता है अपने पास 106, ठीक है। 106 में बोला जा रहा है NO प्लस एंड BF4 माइनस, NO प्लस एंड BF4 माइनस, इस तरीके से होगा। इसको कैसे प्रिडिक्ट करें? बोरोन पे +3 चार्ज होगा, एक फ्लोरीन का -1, 4 फ्लोरीन के -4, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो है -1 आएगा। अगर उधर -1 आ रहा है तो NO पे चार्ज +1 आएगा, ठीक। तो यहां पे देखें NO एंड ट्रिपल बॉन्ड O लोन पेयर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 है, सिग्मा 1 है, पाई 2 है, ठीक। BF4 माइनस में इस तरीके से होगा, 4 सिग्मा है, 0 पाई है, ठीक। अब देखो इट कंटेन्स 5 सिग्मा एंड 1 पाई, यही इनकरेक्ट है, ठीक है। NO बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर इन नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है बच्चों NO 15 इलेक्ट्रॉन वाला, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो इसमें NO बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर इन नाइट्रिक ऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इस वजह से आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट। और देखते हैं, इट इज पैरामैग्नेटिक ना, NO प्लस भी डाया है, BF4 माइनस भी डाया है। BF बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर इन BF3 में देखो बच्चों, BF3 में एक तो ये sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक, ऊपर से बैक बॉन्डिंग भी है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो ये बॉन्ड लेंथ कम होगी, जबकि ये कह रहे हैं BF3 के अंदर ज्यादा होगी। गलत, बिल्कुल गलत बात करिए, बिल्कुल गलत बात करिए। हाँ नेक्स्ट देखो 107 KO2 AlO2 BaO2 NO2 अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है? तो देखो K पे चार्ज +1 है, तो अपने पास एक तो O2 माइनस, ठीक। L पे चार्ज +3 होता है, तो यहां पे है O-2, चेक करके देखो, L पे चार्ज +3 तो 2O पे -4 है, समझ रहे हो।
समझ रहे हो ना, तो O पे -2 आ जाएगा एक पे, ठीक है। हाँ बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ बेरियम पे +2 है तो ये O2 2- है, और NO2 प्लस तो N डबल बॉन्ड O प्लस ऐसे है, तो ये तो डायामैग्नेटिक हो गया, ये पैरामैग्नेटिक होगा, समझ रहे हो। ऑक्टेट कंप्लीटेड डायामैग्नेटिक, 18 इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक, आंसर ए आगरा ओनली KO2। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है अपन को, पहले देखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। तो O की वेरिएबल है ना, अपने पास K की फिक्स है, Ba की फिक्स है, Al की फिक्स है, उनके रेफरेंस में दूसरे आयंस पे चार्ज निकालेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन को पिक करना है। देखो यहां पे ये क्वेश्चन आ चुका है शायद तक, देखो N2 और N2 प्लस, ठीक है, तो N2 हैज ग्रेटर डिसोसिएशन एनर्जी, सही बात है, बॉन्ड ऑर्डर 3 और 2.5, तो ये तो नहीं होगा अपना आंसर। O2 हैज लोअर डिसोसिएशन एनर्जी, सही बात है, O2 और O2 प्लस, तो 2 और 2.5 कई बार हो जाता है, ठीक है ना, रिपीट। N2 प्लस और N2 की बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ इन N2 प्लस इज लेस देन, है ना, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, N2 का 3 है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी पर लेस बोला गया है। बॉन्ड लेंथ इन NO प्लस इज लेस देन NO, ये बिल्कुल सही है। NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, NO का 2.5 होगा, 2.5 होगा NO का, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, आंसर हो जाएगा डी दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक सिंप्लीफाई अप्रोच लगानी है और OF का बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो OF का सिंप्लीफाई अप्रोच से तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 17, और 17 का बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 1.5, इसलिए आंसर बी बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन होगा, इलेक्ट्रॉन लिखो 16, यही होगा, ये 18 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, ये 14 नहीं होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Be2 बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन का है, और 8 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 0 होता है, अपना वही ग्राफ याद करो, 0 4 8, 8 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 0। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट बताना है अपन को, इनमें से करेक्ट कौन सा है। बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू, बिल्कुल हो सकती है, ये तो गलत बात हो गई। बॉन्ड ऑर्डर की नेगेटिव वैल्यू एक्साइटेड स्टेट में आती है, और वो क्या बताता है कि ये स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। बॉन्ड ऑर्डर इट ऑलवेज हैज एन इंट्रीगल वैल्यू, गलत बात है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हमेशा इंट्रीगल नहीं होगी, वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है। इट इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी, गलत बात हो गई, वो जीरो भी हो सकती है, जब भी तो पता चलेगा स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आंसर डी, इट कैन एज्यूम एनी वैल्यू पॉजिटिव और इंट्रीगल और फ्रैक्शनल इंक्लूडिंग 0 up to 4, क्योंकि 1 सिग्मा 2 पाई और 4 1 डेल्टा, इसलिए 4 बॉन्ड है ना। नेक्स्ट, इन द फॉर्मेशन ऑफ N2 प्लस फ्रॉम N2 द इलेक्ट्रॉन, N2 प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है N2 से, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन N2 में कहां से निकलता है, सिग्मा 2p, क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है, तो सिग्मा ऑर्बिटल से निकलेगा, और आंसर आपका ए आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट, 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली बॉन्ड एनर्जी के, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, लेंथ कम, ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, ठीक है ना, इसलिए आपका आंसर ए आगरा हो गया। नेक्स्ट, 115, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मैग्नेटिक मूवमेंट एंड बॉन्ड ऑर्डर बोथ आर चेंज, बोथ चेंज हो रहे हैं, दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं, तो दोनों चेंज कब होंगे, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, आंसर डी डेली हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट भी चेंज होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का होता है, ये 14 है, ये 18 है, ये भी 18 है, ये 3 है, इसलिए आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट,
हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन N2+? 14 से एक गए 13 वाले में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इवन वालों में 2 हैं, 10 और 16 वालों में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑड इलेक्ट्रॉन वालों में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन N2+? ए आगरा। क्लियर? नेक्स्ट, यूजिंग एमओ थ्योरी, कर रहे हैं भाई, एमओ थ्योरी यूज कर रहे हैं, नाराज हो गए तो। हाँ, यूजिंग एमओ थ्योरी प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। इसका बॉन्ड ऑर्डर 14 का 3 आएगा, 15 का 2.5 आएगा, इसका 17 है तो 1.5 आएगा, 18 है तो 1 आएगा। शॉर्टेस्ट पूछा है, आंसर ए आगरा हो जाएगा। द मॉलिक्यूल हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, ये 14 है, ये भी 14 है, और 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा है तो ऑड वालों में 1 होगा, इवन वालों में 2 होंगे, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, समझ गए, इसलिए ये भी नहीं होगा। 120 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखें यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल स्पीशीज हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। यहां पे 13 है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, O2 है तो 15 है, 2.5 है, अपना आंसर यही है। चलिए फिर भी देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 18 वाले का 1 और 20 वाले का 0, 16 वाले का बच्चों 2 और 10 वाले का 1, फिर C2 12 इलेक्ट्रॉन वाले का 2 और N2 14 इलेक्ट्रॉन वाले का 3। क्लियर? नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग NN बॉन्ड स्टेबिलिटी। NN बॉन्ड स्टेबिलिटी बतानी है, N2 2 माइनस, N2 N2 प्लस, N2 माइनस की। तो बॉन्ड स्टेबिलिटी सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर N2 का सबसे ज्यादा है और N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा एक ही ऑप्शन है, पर और भी चेक करते हैं बच्चों। N2 2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, N2 के अंदर 3 है, N2 प्लस और N2 माइनस में 2.5 है, पर N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बच्चों, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है N2 माइनस की, समझ गए ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा N2, फिर आएगा ये 2.5 वाले, उसमें N2 प्लस N2 माइनस, और सबसे कम N2 2 माइनस क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। RbO2 के बारे में पूछा है तो RbO2 रुबिडियम एस ब्लॉक अल्कली मेटल हमेशा +1, तो Rb पे चार्ज +1 तो O2 पे चार्ज -1, और O2 -1 को सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं, और सुपर ऑक्साइड आयन पैरामैग्नेटिक होता है बच्चों, इसलिए आपका आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आई थिंक अपने MOT के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय, टेक केयर।